So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो भाई साहब बात ऐसी है कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है, जिसमें हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई की है। बीते 3 दिन हम लोग की छुट्टी थी, जिसमें तुमको कुल मिलाकर के शायद 11 या 12 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें से तुमने सभी ट्राई किए। कुछ में थोड़ी थोड़ी दिक्कत थी तो उसको हम लोग कल उसको भी डील कर लिए हैं अच्छे से, ठीक है। तो भाई साहब बात ऐसी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, उसमें अब कहीं दिक्कत परेशानी नहीं। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। वो क्या चीज़ें होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, उसको भी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बस तुमसे यही गुजारिश है कि फुल कंसंट्रेशन अपनी इस वीडियो पे रहे, जिससे कि सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। आते हैं अपनी पीपीटी पर और देखते हैं आज हमें यहाँ पर कौन सी चीज़ें को कवर करना है। ठीक भाई, आज कुछ अपना सेटअप डिफरेंट है, नया घर है, इस वजह से हो सकता है कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो या फिर वॉइस में प्रॉब्लम हो, तो जैसा भी हो फीडबैक शाम को देना जरूर, जिससे चीज़ों को सुधारा जा सके, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है, ये जब तुम्हारा पिछले क्लास में जब हम लोग प्रिज्म वगैरह के बारे में पढ़े थे, तो जब साइंस किट हमने मंगाया था उसमें ग्लास स्लैब भी मिला हुआ था। तो मतलब ये प्रैक्टिकल के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले से अपने पास हैं, तो इसको हम लोग कमिंग संडे को करेंगे जरूर। तो ये वाला देखेंगे किस तरीके से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है, और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुल मिलाकर के अपनी आधे घंटे 35 मिनट की वीडियो होने वाली है। फुल कंसंट्रेशन आ जाइए, चलते हैं अपनी NCERT की तरफ और डिस्कस करते हैं अपने ये 3 टॉपिक, ठीक है। आ गए भाई साहब फुल कंसंट्रेशन के साथ, हाथ मुंह धुल करके, तो पढ़ते हैं ये अपना टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ्स इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। What happens when light enters from one transparent medium to another? Does it still move along a straight line path or change its direction? We shall recall some of our day-to-day experiences. कह रहे हैं बात भाई साहब ये तो क्लियर है कि जो लाइट होती है, लाइट की जो रे होती है वो स्ट्रेट पाथ मांगती है। यदि हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हमें स्ट्रेट पाथ चाहिए, लाइट कहती है। अगर स्ट्रेट पाथ नहीं होगा तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम वहीं रुके रहेंगे, ठीक है। ये है लाइट का क्या जिद्दीपन, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में यदि लाइट ट्रैवल करती है तो क्या उसके पाथ में कुछ चेंज होता है या फिर स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करती है। कह रहे हैं इसको जानने के लिए हम कुछ अपने डे टू डे जो एक्सपीरियंस हैं, जो आज अपने दिन में हम लोग करते रहते हैं, उसके बारे में कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। You might have observed that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appear raised when viewed through the glass slab. ये कह रहे हैं किसी भी पॉन्ड को जब हम देखते हैं जिसमें वाटर भरा होता है, तो ऐसा अपीयर होता है कि वाटर जो होता है वो थोड़ा सा राइज अप है, थोड़ा सा उठा हुआ है। दूसरा, जब ग्लास स्लैब, कोई ग्लास को हम किसी प्रिंटेड ऑब्जेक्ट पे रखते हैं तो ऐसा लगता है वो जो लेटर्स हैं वो रेज्ड हो गए हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा उठ गए हैं। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है। हैव यू सीन अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, इसको करके देखना। तुम्हारे यहाँ कांच का ग्लास है, उसमें अपनी एक पेंसिल लेना, उसको क्या करना, आधा भर लेना, ग्लास को आधा पानी से भर लेना। जब पेंसिल इमर्स करोगे उसमें तो तुमको लगेगा पेंसिल जो है जहाँ पर एयर और वाटर कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ पे पेंसिल थोड़ा सा क्या हुई है, थोड़ा सा अपना पाथ चेंज कर ली, थोड़ी सी तिरछी हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है। You might have observed that a lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides. कह रहे हैं किसी भी ग्लास टम्बलर में जो कि पारदर्शी हो, जो कि तुम देख सको, जब उसमें लेमन को रखोगे तो लेमन का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा होता है,
ठीक है, बड़ा होता नहीं, बड़ा हमें दिखाई देता है। तो ऐसा क्या जादू हो रहा है, ऐसा क्या मैजिक हो रहा है, ये बताना है। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंसेस, हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंसेस, जितने भी अनुभव हो रहे हैं इसके पीछे वजह क्या है, क्या कोई काला जादू या फिर साइंस का कोई कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर है साइंस का कॉन्सेप्ट, तो क्या है देखते हैं। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल। कह रहे हैं पेंसिल वाला जो केस है वो अपने घर में हम लोग आसानी से कर सकते हैं। भाई लेमन पता नहीं घर पे हो कि ना हो, पॉन्ड पता नहीं घर पे हो कि ना हो, लेकिन जो पेंसिल वाला केस है जिसमें हमको एक ग्लास टम्बलर लेना है, ग्लास का वेसल लेना है, उसको हाफ फिल्ड करना है वाटर से और पेंसिल को अपनी डुबोनी है। जैसे पेंसिल को हम डुबोएंगे, जहाँ पर एयर और वाटर का कॉन्टैक्ट हो रहा है वहाँ पर पेंसिल थोड़ा सा अपने पाथ से डिस्प्लेस होती हुई दिखाई देगी। The light reaching you from the portion of the pencil inside water seems to come from a different direction compared to the part above water। कह रहे हैं दोनों में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है भाई, जो हमारी पेंसिल एयर के कांटेक्ट में, सिर्फ एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है, एक हमारी आंखों में रेज वहाँ से आ रही है, ठीक है, लाइट क्या हुई, लाइट की रेज जा करके पहले पड़ी पेंसिल पर, पेंसिल से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज में आई तभी दिखाई दिया। एक वहाँ से रेज आ रही है और एक रेज आ रही है वाटर के अंदर जो पेंसिल है वहाँ से रे आ रही है। तो दोनों रेज अलग अलग हैं क्योंकि दोनों का मीडियम अलग अलग है। दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस। तो इंटरफेस से जहाँ पर एयर और वाटर का कांटेक्ट हो रहा है, एयर और वाटर का कांटेक्ट हो रहा है, दो अलग अलग रेज आ रही हैं। इस वजह से हमको पेंसिल भी दो तरीके की दिखाई दे रही है, वो अपने पाथ से डिस्प्लेस होती हुई दिखाई दे रही है। फॉर सिमिलर रीजंस द लेटर्स अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर इट। यही रीज़न है कि जब ग्लास स्लैब को हम लोग किसी लेटर पे रखते हैं, प्रिंटेड लेटर पे लिखते हैं, तो वो लेटर जो होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ लगता है। Does a pencil appear to be displaced to the same extent if instead of water we use liquids like kerosene or turpentine? Will the letters appear to rise to the same height if we replace glass slab with a transparent plastic slab? You will find that the extent of the effect is different for different pair of media. कह रहे हैं कि क्या ऐसा अक्सर ही होगा कि किसी भी लिक्विड में हम पेंसिल को इमर्स करेंगे तो वैसा ही हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। केरोसिन में चाहे टर्पेंटाइन में डालें, चाहे हम पेट्रोल डीजल कहीं पर भी डालें, तो क्या ऐसा होगा कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की जगह रेक्टेंगुलर प्लास्टिक स्लैब यूज करें और तब पर भी क्या वैसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मीडियम अलग है। ग्लास की बात कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कुछ दूसरी है, प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कुछ दूसरी है, केरोसिन की बात कर रहे हैं तो अलग है, वाटर की बात कर रहे हैं तो अलग क्वालिटी है। तो जब हमारा मीडियम चेंज होगा तब बातें बदल जाएंगी, तब रिजल्ट भी चेंज होएगा। These observations indicate that light does not travel in the same direction in all media. It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. भाई साहब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो लाइट है वो सेम पाथ पर ट्रेवल नहीं करती है डिफरेंट मीडिया में, वो अलग अलग उसका पाथ होता है। ठीक है, जब वो ऑब्लिकली मतलब होता है जैसे ये सरफेस है, ऑब्लिक मतलब ऑब्लिक ऐसा नहीं लगता है ना, जब इस तरीके से लाइट एंटर कर रही है, जब इस तरीके से लाइट की रेज एंटर कर रही है, तब उसको जब वो सेकंड मीडियम में पहुंचेगी, अब फर्स्ट मीडियम है ये सेकंड मीडियम है, तो यहाँ पर उसके पाथ में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यदि मीडियम चेंज होगा तो इस लाइन का हमारा पाथ भी चेंज हो जाएगा। This phenomena is known as refraction of light. Let us understand this phenomena further by doing a few activities. ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हमारी लाइट फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसके पाथ में कुछ चेंजेस आएंगे। इसको करने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करने चल रहे हैं। तो एक्टिविटी भाई साहब क्या करोगे? तुम खुद करोगे। एक्टिविटी 9.7, एक्टिविटी 9.8। ठीक है, इसको क्या करना है? तुम्हें खुद करना है। ठीक है, खुद करके समझ के हमें शाम को रिजल्ट बताना। हो सके तो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो सके इसकी एक्टिविटी करते हुए तब तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, अगर इतना तुम समय पाते हो कि एक्टिविटी करो
उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो देना ही देना शाम को। यदि इसका तुम वीडियो रिकॉर्ड कर सको जिसमें प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ बकेट फिल्ड विद वाटर, ठीक है, बहुत ही आसान एक्टिविटी है, घर पे कर सकते हो। तो अगर वीडियो बन सके तो बिल्कुल भेज देना, वरना फिर हम जब संडे को आएंगे तब करवा देंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो ये 3 एक्टिविटी है जिसको तुम करना और समझना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसकी जो एक्टिविटी है ये तुमको यहाँ समझाएंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछी भी जाती है। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, लेट अस डू एन एक्टिविटी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब अभी समझे कि नहीं, फीलिंग आई कि नहीं कुछ आई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, बस इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। वो जो स्ट्रेट पाथ था उससे कुछ वो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, उसका पाथ दूसरा हो जाता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्टिविटी 9.10, फिक्स अ सीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। ये एक्टिविटी संडे को ये कंफर्म कराना ही कराना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्या क्या करना है पहले समझ जाओ। फिक्स अ सीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स, मतलब हमको क्या करना है, एक शीट लेना है जिसको ड्राइंग पिन्स से क्या करो, चारों तरफ से उसको बांध दो कि वो हिलने ना पाए। प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडिल, बीच में कहीं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दो। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इस तरीके से होता है, अपने पास है। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद अ पेंसिल, लेट अस नेम द आउटलाइन एज ABCD। मतलब ग्लास स्लैब रखने के बाद उसके चारों तरफ पेंसिल से कर दो और इसको नाम दे दो A, B, C and D। टेक 4 आइडेंटिकल पिन्स, क्या करना है, 4 हमको एक तरीके की पिन्स ले लेना है, 4 एक तरीके की पिन्स ले लेना है। फिक्स 2 पिन्स से E and F वर्टिकली सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पिन्स इज इंक्लाइंड टू द एज AB। एक हमको E लेना है और एक लेना है F, ठीक है। एक हमको क्या करना है, यहाँ पर E पिन ले लिए, E पिन, और यहाँ पर मान लो F पिन ले लिए, उसके यहाँ पर F पिन ले लिया, F, ठीक है, इस तरीके से। और ये वर्टिकली होनी है, ठीक है, जिससे कि ये AB एज पर क्या करें, इस तरीके से आए, ठीक। लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन्स E and F थ्रू द अपोजिट एज। फिक्स 2 अदर पिन्स से G and H सच दैट दीज पिन्स एंड द इमेजेस ऑफ E and F लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और इधर से तुम्हें इधर से अपनी आँख लगाना है, इधर से अपनी आँख लगाना है, और इसके सामने हमको जो भी, मतलब 1-2 पिन यहाँ पर ऐसे लगानी है हमें, G और H इस तरीके से पिन लगानी है कि ये लाइन हमें स्ट्रेट उसमें दिखाई दे। मतलब जो ग्लास स्लैब से हम आँख करके देखें तो EFGH क्या करे, एक लाइन में दिखाई दे, इतना करना है। क्या किए, एक शीट ऑफ पेपर लिए, ड्राइंग पिन से उसको टक कर दिए कि वो हिलने ना पाए, बीच में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखे, E और F 4 आइडेंटिकल पिन लिए, E और F को लगाए, ठीक है, एक लाइन में। उसके बाद अपोजिट एंड से, मतलब DC एंड से हम क्या करेंगे, अपनी आँख लगा के देखेंगे, और EF की जो लाइन है उसी के स्ट्रेट लाइन में हम इधर 2 पिन लगा देंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव द पिन्स एंड द स्लैब। अब पिन को और स्लैब को हटा दो, पिन और स्लैब क्या करो, हटा दो। ज्वाइन द पोजिशंस ऑफ द टिप ऑफ पिन्स E and F एंड प्रोड्यूस द लाइन अप टू AB। क्या करना है, EF को इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, और GH को इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, GH को इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद तुम क्या देखोगे कि जो EFGH को तुम स्ट्रेट लाइन बनाए थे, अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वहाँ पर कुछ चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, ज्वाइन द पिन्स, ज्वाइन द पोजिशंस E and F produce the line up to AB. Let EF meet AB at O. Similarly, join the positions of tip of the pins G and H and produce it up to the edge CD. Let HG meet CD at O dash. देखो यहाँ पर इस तरीके से, इस फिगर को देखो तो और क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे मीडियम देखो,
यहाँ पर मीडियम हमारा एयर है, मीडियम 1 और ग्लास मीडियम 2। ठीक, ई एफ देखो 2 पॉइंट हैं, ई एफ 2 पॉइंट पिंस हम लोगों ने यहाँ पर रखी है। उसके बाद ई एफ क्या है कि स्ट्रेट पाथ पे है, इधर से हमें देखना है और जी एच को पुट करना है, तो कुछ यहाँ पर आएगा। तो ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, इस ओ जो हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसको इस पॉइंट से जोड़ देना है ओ डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट का पाथ जो इधर से इधर आना चाहिए था, ये सीधे स्ट्रेट पाथ में आना चाहिए था, वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या हो रहा है, नॉर्मल जो हमारी लाइन है उसकी तरफ क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, उसकी तरफ भाग रहा है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, समझ रहे हो बात को हमारी। इन दिस एक्टिविटी you will note the light ray in this activity you will note the light ray has changed its direction at points O and O dash। मतलब इस O पॉइंट से O डैश पॉइंट तक लाइट ने अपना पाथ क्या किया है, चेंज कर लिया है। क्या किया है, चेंज कर लिया है। ऐसा कैसे हुआ देखो, नोट दैट बोथ द पॉइंट्स O and O dash lie on the surfaces separating two transparent media। draw a perpendicular n dash to AB at O and another perpendicular MM dash to CD at O dash। हमको 2 नॉर्मल रे ड्रॉ करना है। नॉर्मल मतलब हमारा परपेंडिकुलर, जिस भी लाइन पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर क्या होनी चाहिए, उस पर स्ट्राइक करनी चाहिए। तो ये नॉर्मल हमारी बनी है पहली नॉर्मल NN डैश O पॉइंट पर और MM डैश हमारे इस O डैश पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल रे हम लोगों ने बनाई। क्लियर बात। द लाइट रे एट पॉइंट O हैज़ इंटर्ड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम हमारा एयर होगा और ग्लास जो है या फिर वाटर जो है ये सब क्या होंगे, डेंसर मीडियम होंगे। दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास हमारी सनलाइट जा रही है। नोट दैट द लाइट रे हैज़ बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ऐसा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो रे है, जो हमने यहाँ पर लाइन खींचा है ये नॉर्मल की तरफ, पाथ तो इसका ये वाला होना चाहिए था, पाथ तो इसका ये वाला होना चाहिए था, लेकिन कुछ इधर मुड़ गई है, ये वाली इधर मुड़ गई है, इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ भाग गई। एट ओ डैश द लाइट रे हैज़ इंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। ठीक है, ओ डैश पर क्या कहानी हो रही है, देखो देखो भाई साहब बहुत अच्छे से समझिए, नहीं बहुत अच्छे समझिए हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत ही ध्यान से समझिए। ठीक है, क्या काम किया है, सबसे पहले ABCD यहाँ पर ग्लास स्लैब रखा हुआ है शानदार तरीके से। ठीक है, फिगर देखो अच्छे समझते हैं। ABCD हमारा ग्लास स्लैब रखा है किस तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक, यहाँ पर पॉइंट E, 4 आइडेंटिकल पिन लिया हम लोगों ने, पहला E लगाया, दूसरा F लगाया। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में था E और F। अब इधर साइड से हमको अपनी आँख लगानी है, अपनी आँख लगानी है और EF के स्ट्रेट हमें GH 2 पिन लगा देना है, GH 2 पिन लगा देना है। इतना लगाने के बाद भाई साहब थोड़ा सांस लो, हो सके पानी पी लो। ठीक है, फिर ग्लास स्लैब को किनारे रख दो। ग्लास स्लैब की आउटलाइन की थी तुम ABCD तुम रेक्टेंगल ग्लास स्लैब की क्या किए थे, लाइन बनाए थे। अब ये जो EF, अब क्या करो, E और F जो तुम्हारी पिन्स थी उनको हटा दो और वहाँ पर क्या करो, एक लाइन खींच दो। ये ABH पे जहाँ आकर के मिल रहे हैं उसको पॉइंट O हमने नाम दे दिया। ठीक है, पॉइंट O नाम दे दिया। और GH लाइन जो हमारी GH लाइन जो हमारी CD को जहाँ कट कर रही है उसको हम लोग O डैश का नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, O डैश का नाम दे दिए। क्लियर बात। ठीक है, किसका नाम दिए, O डैश का कहाँ चला गया हमारा पास। ठीक, अब क्या काम किए, 2 नॉर्मल ड्रॉ किए। पहला O पर ड्रॉ किए NN डैश, ये वाली क्या है नॉर्मल, और एक MM डैश ड्रॉ किए O डैश पर। ठीक है, O डैश पर क्या ड्रॉ किया हमने, MM डैश। ठीक, उसके बाद क्या काम हुआ, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी
लाइट रे आ रही थी एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, एयर जो है अपना रेयरर मीडियम है और जी ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है। ये नॉर्मल रे है, जाना इधर से चाहिए था लेकिन मुड़ कहाँ गई, वो मुड़ गई वो नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल जो लाइन हमने खींची। इसी तरीके से जब ग्लास से एयर, अब ग्लास से एयर वापस, ग्लास से एयर वापस लाइट रे निकल रही है तो किधर जा रही है, देखो तो किधर जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ। भाई ये ग्लास जो हमारा है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर से जब रेयर जा रही है तो नॉर्मल, नॉर्मल अपना ये है, नॉर्मल अपना ये है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इधर भाग रही है, मतलब नॉर्मल से बाहर की तरफ भाग रही है हमारी लाइट रे। इस वजह से यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख रहे हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ जाए, मतलब जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर पार्टिकल बहुत ही पास हो, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ लाइट रे क्या होती है, बेंड हो जाती है। वही डेंसर से रेयर की तरफ जा रही, मतलब डेंस एरिया से रेयर की तरफ जा रही, जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो नॉर्मल से दूर भागती है हमारी रे, ठीक है। यहाँ पर वही बात किया गया है कि ओ डैश क्या क्या चीज़ें हैं। The light here has bent away from the normal. Compare the angle of incidence with the angle of refraction at both refracting surface AB and CD. अब कह रहे हैं दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, इनको क्या करो, दोनों को कंपेयर करो। In figure 9.10, a ray EO is obliquely incident on a surface AB called incident ray. ठीक है, ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तुमको लिखने पड़ेंगे। जो ये EO है, ये जो EO रे है, इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। OO डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे। OO डैश मतलब ये O से लेकर के, यहाँ O से लेकर के O डैश तक जो है ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। एंड O डैश H इज़ द इमरजेंट रे। O डैश H क्या है, इमरजेंट रे है, मतलब सबसे पहले इंसिडेंट रे, ग्लास स्लैब में जितनी भी रे बनी ही इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और फिर जो हमारे ग्लास स्लैब से हमारी रे बाहर निकल रही है इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे। यू मे ऑब्जर्व दैट द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। कह रहे हैं ये ऑब्जर्व तुम करोगे कि जो इमरजेंट रे है, जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, वो इंसिडेंट रे वो तुम्हारी क्या है, पैरेलल लाइन बना रही है। पैरेलल लाइन मतलब ऐसी लाइन, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे कट नहीं करती हैं। वाई डज इट हैपन सो, ऐसा क्यों हुआ। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एयर ग्लास इंटरफेस। ए बी क्या है, एयर ग्लास इंटरफेस, एंड सी डी ग्लास एयर इंटरफेस, ठीक है, सी डी ग्लास एयर इंटरफेस। इसका मतलब समझ जाओ क्या होता है। जो बात होती है कि एयर ग्लास इंटरफेस, अगर एयर ग्लास इंटरफेस कह रहे हैं ए जी, तो इसका मतलब जो लाइट है वो एयर से ग्लास की तरफ बढ़ रही है, और ग्लास एयर इंटरफेस मतलब लाइट की जो रे है वो ग्लास से एयर की तरफ बढ़ रही है। ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। दिस इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी दे दिए हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल क्यों हो रही है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं ये, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एंड सी डी ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। जो हमारा ए बी और सी डी है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ए बी और सी डी जो एज है वो क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, इक्वल एज है उसके और अपोजिट है। इस वजह से हमारा इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल। समझ गए, मतलब ग्लास स्लैब जो है वो एक ही मटेरियल से बना हुआ है। ए बी साइड बोलो चाहे सी डी साइड बोलो, वो इक्वल अमाउंट में है, जितनी क्वांटिटी ए बी की है उतनी सी डी की भी है, और अपोजिट है एक दूसरे के। इस वजह से यहाँ पर हमारी इमर्जेंट रे मतलब ग्लास स्लैब से जो रे बाहर निकल रही है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। However, the light ray is shifted sideward slightly. What happens when a light ray is incident normally to the interface of two media? कह रहे हैं ये जो रे है
कि थोड़ा सा स्लाइटली राइट की तरफ मुड़ गई है। तो भाई साहब बात ऐसी है, अब तुम्हें बताना है कि अगर ये तो रे हमारी ऑब्लिकली मतलब हमारा मीडियम ये था, इस तरीके से लाइट की रे स्ट्राइक करी है, इंसिडेंट रे। यदि हमारा लाइट की रे हमारा एज इस तरीके से और इस तरीके से यदि इंसिडेंट हो रही है, तब क्या कहानी होगी, ये हमें बताना है भाई साहब। ठीक है, तो बताना भाई साहब शाम। नाउ यू आर फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Refraction is due to change in the speed of light as it enters one transparent medium to another। अब तुम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ फैमिली मेम्बर बन रहे होगे, ठीक है। अब कुछ इनको समझ रहे होगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि चेंजेस इन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यही कुछ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्सपेरिमेंट शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। जिस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ लॉ था, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है वो ध्यान समझो। इसके बाद ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का छोटा सा टॉपिक है। ये क्या है? द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये तुम ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे अच्छे समझ गए हो, तो ये लॉ कुछ और नहीं, उसी से रिलेटेड है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या कह रहे हैं? यदि हमारा ये ग्लास स्लैब है, इंसिडेंट रे हुआ ना, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे हुआ और नॉर्मल रे हुआ। भाई ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे है। ये तीनों के तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के सेम पॉइंट पर, सेम प्लेन पर लाई करते हैं। यही लिखा है यहाँ पर, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, अगला, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस the sign of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law of the refraction। इसको हम Snell's law of refraction कह रहे हैं। मतलब कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको रिफ्रैक्शन एंगल बोल रहे हैं। तो ये दोनों क्या होता है? आपस में इक्वल होते हैं। इसमें भाई साहब कोई दिक्कत है तो बताइए। ये दोनों का जो वैल्यू होती है वो होती है क्या? कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट होती है, मतलब कि वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो यहाँ पर लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, वेयर आई इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, बात को समझ रहे हो कुछ कि जो हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन मीडिया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है यहाँ पर कुछ दूसरा है, इंग्लैंड या कलकत्ता में कुछ दूसरा है। तो इसको ध्यान रखना। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई हमारी साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब साइन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में अभी पढ़े हो, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आज का क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। You have already studied that a ray of light that travels obliquely from, अब obliquely का मतलब समझ गए होंगे, oblique form में, ठीक है, one transparent medium into another will change its direction in the second medium। अभी तक हम लोगों ने जान लिया है कि अगर हमारी लाइट की रे obliquely किसी भी
दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने की कोशिश करेगी तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा। अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ भागेगी, और रेयरर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भागेगी। इतना बात समझ गया होगा। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 9.4। कह रहे हैं ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो इक्वेशन अपना देखे थे राइट साइड में जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, उसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल quantity, the relative speed of propagation of light in different media. It turns out that light propagates with different speeds in different media. कह रहे हैं ये कुछ और नहीं, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब या स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कुछ और नहीं, उसी का रेशियो है। लाइट travels fastest in a vacuum with a speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है वो 3.10⁸ सेंटीमीटर 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये सबसे ज़्यादा, लाइट की सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो यहीं पर होती है। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। जो एयर में हमारी वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से हम लोग वैक्यूम वाला ही मान करके सवाल लगाते हैं। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर, लेकिन ग्लास और वाटर में ये लाइट की जो स्पीड होती है ये बहुत हद तक कम होती है। ठीक, द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया एज गिवन बिलो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन जितने भी जो मीडिया होते हैं, पेयर ऑफ मीडिया होते हैं, एयर ग्लास हो गया, एयर वाटर हो गया, वाटर एयर हो गया, इन सब की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है, जो कि नीचे दिया गया है। कंसीडर अ रे ऑफ लाइट, कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 एज शोन इन फिगर 9.11। ठीक है, यहाँ देखो मीडियम 1 एयर लिए हैं, मीडियम 2 हमारी ग्लास है। लेट V1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड V2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बहुत ध्यान से समझो भाई साहब, क्योंकि ये अगर समझो कॉन्सेप्ट तभी सवाल लगा पाओगे। कह रहे हैं V1 की स्पीड से लाइट चल रही है हमारे एयर वाले मीडियम में, और V2 की स्पीड से चल रही है हमारे इसमें जो हमारा डेंसर मीडियम है, जो कि ग्लास है। The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2। कह रहे हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कंपेयर करना है सेकंड वाले का विद रिस्पेक्ट टू, भाई कंपेयर करने का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, तो N21 का क्या मतलब होता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम। तो सेकंड मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ऊपर वाले में हम क्या करेंगे? ऊपर वाले में हम फर्स्ट मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे। फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो वो क्या हो जाएगा? V1/V2। तो N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1/V2, क्योंकि V1 है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और V2 है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। By the same argument, the refractive index of medium 1 with respect to medium 2, यदि refractive index of medium 1 इसका n निकालना है, N12 निकालना है, तो इस तरीके से निकलेगा कि पहले स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम लिखेंगे, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो वो हो जाएगा V2/V1 भाई साहब। थोड़ा सा और, इफ़ मीडियम 1, इफ़ यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है, इफ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर, मतलब दो हम लोगों ने मीडियम लिया, ये एयर है, ये क्या है? एयर है, और ये ग्लास है। यदि कह रहे हैं कि फर्स्ट जो मीडियम है वो हमारा वैक्यूम हो या फिर एयर, ठीक है, क्योंकि दोनों को हम लोग लगभग एक जैसा मान के चलते हैं। तो यदि हमारा वैक्यूम है या फिर एयर है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज़ कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, साफ सीधी बात है। यदि ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे?
वैक्यूम के या फिर एयर के निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यदि हमारा एक मीडियम एयर या वाटर है और हमको दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसमें से कह दोगे when we find the refractive index of one medium with respect to air और vacuum। यदि हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एयर या फिर वैक्यूम के, तो वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है। ठीक है, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2। मतलब N21 नहीं लिखेंगे, N21 नहीं लिखेंगे, हम सीधे N2 बोल देंगे। अगर सिर्फ N2 बोल दिए हैं इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। ठीक है, एयर और वैक्यूम को हम यहाँ पर दर्शाते नहीं हैं लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। इफ C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यदि C ले लिया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मतलब कह रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ एयर है, यहाँ पर वाटर है, एयर से वाटर कोई लाइट आ रही है। अब एयर में तो हमें पता है, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, या तो हम इस तरीके से लिखें N, इसको हम फर्स्ट मीडियम, इसको सेकंड माने हैं, तो N21 लिखें और यहाँ पर जो हमारे एयर की वेलोसिटी हो, एयर में लाइट की वेलोसिटी हो उसको लिखें, और नीचे जो हमारे लाइट की वेलोसिटी वाटर में हो उसको लिखें। या तो इसको सीधे N2 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, क्योंकि एयर वैक्यूम को यहाँ पे लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू, ऊपर क्या लिखते हैं? ऊपर हम लिखते हैं जो इसके बगल में, जो इसके 2 के बगल में जो हमारा मीडियम है उसमें स्पीड की लाइट क्या है, तो स्पीड की लाइट उसमें क्या दी गई है? C, और मीडियम में कितना दिया गया है? V। तो यहाँ पर देखो आया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, तो तुम क्या करो सीधे N21 लिखो। N2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, मतलब हमारा जो ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हमारा क्या है? वैक्यूम। तो हम क्या लिखते हैं? ऊपर क्या लिखते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और या नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन, क्या था दूसरा मीडियम अपना? दूसरा मीडियम क्या लिए हैं यहाँ पर? दूसरा मीडियम है दूसरा मीडियम नहीं लिए, मीडियम मान लो ये वाटर ले लेते हैं, दूसरा मीडियम हम लोग वाटर ले लेते हैं। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C दिया है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या दिया है? V दिया है सेकंड मीडियम में। तो N21 इसको हम लोग सीधे NM लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं पहले भाई साहब कितना बचा। बस थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और चाहिए आपका, बस 5 मिनट। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक क्लियर है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The refractive index of several media is given in table 9.3. From the table you can know that the refractive index of water NW is equal to 1.33. ठीक है, 1.33। तो यहाँ से इस टेबल पे 9.3 में हमको अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखो तुमको NW दिया गया है, NW क्या दिया है? 1.33। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यहाँ पर क्या मतलब हुआ? भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी से कंपेयर करके लिखते हैं, तो भाई साहब यहाँ पर कंपेयर क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या रहा होगा? या तो एयर रहा होगा या तो वैक्यूम रहा होगा। तो इसका क्या मतलब होता है? स्पीड ऑफ लाइट
इसका क्या मतलब हुआ, NW का मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ध्यान रखना, अगर NW निकाल रहे हो तो नीचे वाटर रहेगा, ठीक है, ठीक है, जिस भी मीडियम में निकाल रहे हो वो नीचे रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या आई है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1.33। इसका मतलब यही है, दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास एनर्जी, अब एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम रहेगा, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास हो गया, तो उसका क्या रहा 1.52। सच डाटा आर हेल्पफुल इन मेनी प्लेसेस, हाउएवर यू नीड नॉट मेमोराइज द डाटा। अब ध्यान मेरे को परेशान मत हो, ये टेबल जो है इसको याद नहीं करना है तुम्हें, बस ये तुम्हें दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड तो दिया रहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज इक्वल टू 1.71 दिया रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी है क्या 1.71, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अरे यार यहाँ पे लिखा ही नहीं जाएगा, यहाँ लिखते हैं NR का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी की वैल्यू जो आएगी वो 1.71 आएगी, ठीक है, समझ गए बात। नोट दैट टेबल 9.3 दैट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये लिखी है टेबल 9.3 में, दैट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। कह रहे हैं कि जो हमारी डेंसर मीडियम होगा, जो हमारा डेंसर मीडियम होगा मतलब पार्टिकल्स बहुत ही पास रहेंगे, तो उसका ये मतलब नहीं निकाल सकता है कि इसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, समझ रहे हो। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब ऑप्टिकली मतलब क्या होता है कि जो देखने में प्लस जिसकी लाइट रे क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है, लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट हो जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर इसका मतलब ये क्लियर हो जाए कि ये डेंसर मीडियम है। तो कह रहे हैं डेंसर मीडियम का ये मतलब नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी जो होगी, उसकी मास डेंसिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ठीक है, केरोसिन की क्या है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन की हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि NK जो है, NK रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन जो हुआ वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से ज़्यादा है, ठीक है, ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर, लेकिन अगर मास डेंसिटी की बात करें केरोसिन की तो वो वाटर की मास डेंसिटी से कम है। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है वो ज़रूरी नहीं कि वो मास डेंसिटी में भी दूसरे से क्या रहे, ज़्यादा रहे, ठीक है, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इतनी बात समझ गए। तो इस तरीके के टॉपिक, इसको मोर टू नो जो है इसको भी तुम अपना पढ़ लेना, समझ लेना कि ये क्या है, ठीक। तो अब तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर बताए देते हैं। 43 मिनट की क्लास हो गई भाई साहब, कोई बात नहीं, सह लेंगे, ठीक है। तो काम क्या है तुम्हारे पास कि जितना भी पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। रिफ्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन इसका हम लोग एक्टिविटी वगैरह करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फुल रीडिंग कर लेना, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नज़र आएँ उनको अपनी कॉपी में लिख लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।